नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आशी इंटरप्राइजेस का चैनल और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्र। तो आज बात करते हैं। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि उत्तर प्रदेश राज श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज पे वीडियो बनाया जाए, लेकिन हमने सोचा कि आज इस पे ही बनाया जाए वीडियो। तो सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। MAHY 106 पे पार्ट 1 आधुनिक विश्व इतिहास 1870 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक का पूरा देखेंगे सिलेबस इसमें। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं क्या है। पहले खंड देख लेते हैं, कौन सा खंड हमको पढ़ना है आज। तो टाइटल है इसका विश्व राजनीति एवं औद्योगिक समाज। इसमें नव युग का आरंभ देखेंगे हम आज। और दूसरी इकाई है नव जर्मन साम्राज्य ऑस्ट्रिया के विशेष संदर्भ। और तीसरी इकाई है फ्रांस का तृतीय गणतंत्र। और चौथी इकाई है नव इटली। पांचवी इकाई है रूसी साम्राज्य। तो आज हम बात करेंगे नवयुग का आरंभ। नवयुग के आरंभ में देखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना में बात करते हैं। तो यूरोप के इतिहास में 1870 ईस्वी का वर्ष विशेष महत्वपूर्ण रखता है। यह वर्ष यूरोपीय इतिहास में 19वीं शताब्दी के राजनीतिक इतिहास का चरम बिंदु माना जाता है। 1870 ईस्वी में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के फलस्वरूप यूरोप के मानचित्र पर दो नवीन राष्ट्रों का उदय हुआ। फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों से प्रभावित होकर कई दिनों में उदारवाद, प्रजातंत्र एवं उग्रवाद विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। अंत में प्रगतिवादी विचारों ने प्रतिक्रियावादी विचारों पर विजय प्राप्त की। जी, तो प्रस्तावना में हमने ये चीज़ें जानी। और अब आते हैं नवयुग का आरंभ। तो नवयुग का आरंभ का हम दिखा देते हैं आपको। ये चीज़ है नवयुग का आरंभ। रेस कर देते हैं इसको हम। आइए देखते हैं, नज़र डालते हैं एक। नवयुग के आरंभ में हम देखेंगे यूरोप के इतिहास में 1870 ईस्वी से 1871 ईस्वी का एक वर्ष पुरातन युग की समाप्ति और एक नवीन युग का आरंभ का सूचक माना जाता है। इसी वर्ष में जर्मन और इटली का राष्ट्रीय एकीकरण संपन्न हुआ। मतलब कहने का तात्पर्य है इसी वर्ष में जर्मनी का और इटली का एकीकरण संपन्न होता है और आधुनिक यूरोप के निर्माण की प्रतिक्रिया समाप्ति के निकट पहुंच गई। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस द्वारा निर्धारित प्रतिबंध यूरोप में राष्ट्रवाद और उदारवाद के प्रसार को नहीं रोक सके। इसके बावजूद फ्रांस की क्रांति के सिद्धांत का प्रचार प्रसार संपूर्ण यूरोप में होता रहा। अंत में प्रगतिवादी विचारों ने प्रक्रियावादी विचारों पर विजय प्राप्त की तथा अनेकों निरंकुश शासकों की सत्ता का पतन हुआ। तत्पश्चात 1815 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक यूरोप में अनेक नवीन राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 1815 से 1871 ईस्वी तक यूरोप में अनेक नए नए राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। 1870 से 1871 ईस्वी के पश्चात जिस नवीन युग का प्रारंभ हुआ उसमें यूरोप का राष्ट्रीयता का स्वरूप अधिक उग्र एवं विकृत हो गया। यूरोप की जो राष्ट्रीयता है वो अत्यधिक विकृत हो गई। इसमें राष्ट्रवाद एवं सैन्यवाद के धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप के सशस्त्र शिविर में बदल गया। अब देखते हैं, साथ ही साथ आर्थिक राष्ट्रवाद एवं औद्योगिकरण ने एक नवीन साम्राज्यवाद की विचारधारा को जन्म दिया जो पुराने साम्राज्यवाद से भिन्न थी। ये जो है कुछ अलग ही टाइप में इसकी साम्राज्यवाद की धारा थी। आर्थिक शोषण ने श्रमिक आंदोलन को जन्म दिया और समाजवादी आंदोलन यूरोपीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण तथ्य बन गया। इस नवयुग के यूरोप के इतिहास में एक बड़ी सीमा तक पुरातन विचारों का और नवीन विचारों का प्रारंभ को जन्म दिया। इसी
समय से यूरोपीय कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में परिवर्तन होने लगा। इसी समय से, कहने का तात्पर्य है कि इसी समय से यूरोपीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में परिवर्तन होने लगा। जो इंटरनेशनल देश हमारे, उनमें बहुत सारे परिवर्तन होने लगे। इसके फलस्वरूप यूरोप की राजनीति में जटिलता आने लगी। अब देखिए, यूरोप की जो राजनीति है, उसमें बहुत सारी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब हम देखते हैं 1.3 1870 ईस्वी से, हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, ये वाला पूरा पार्ट रहेगा हमारा, सॉरी। ये देखिए, 1870 ईस्वी से 1870 ईस्वी में यूरोप की राजनीति स्थिति का क्या हाल था, देखते हैं, आइए। नंबर 1 हेडिंग आपकी रहेगी फ्रांस। फ्रांस हेडिंग लिखेंगे जब भी पेपर में लिखेंगे। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस में राजतंत्र के अंत के बाद एक पुनः गणतंत्र की स्थापना हुई। मतलब 1870 में जो राजतंत्र था, उसके बाद पुनः जो है गणतंत्र की स्थापना हुई। 2 सितंबर को नेपोलियन की एक जर्मनी के हाथों पराजय हुई। नेपोलियन जो था, उसकी जो जर्मनी में अत्यधिक पराजय हुई 2 सितंबर को। और 4 सितंबर को पेरिस वासियों ने फ्रांस के तृतीय गणतंत्र की घोषणा कर दी। और पेरिस के जितने जो है निवासी थे, उसने जो है तृतीय गणतंत्र की घोषणा कर दी और एक अस्थायी गणतंत्र सरकार का गठन किया, जो सरकार टूटे ना कभी। नई सरकार ने प्रसा के विरुद्ध युद्ध जारी रखा प्रसा के खिलाफ। प्रसा की सेनाएं विजय प्राप्त करते हुए पेरिस की ओर बढ़ती गई। अंततः 28 जनवरी 1871 को पेरिस का पतन हो गया। अब देखिए, 1871 को जो है पेरिस का पतन हुआ है। और 10 मई 1871 ईस्वी को प्रसा और फ्रांस के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हो गई। अब 1871 के बीच फ्रैंकफर्ट के बीच जो है संधि हुई है और युद्ध का अंत हो गया। ग्रांट-योम टेम्पलेर का कथन है कि 1870 के वर्ष में फ्रांस ने जिस गणतंत्र को जन्म दिया, वह 1940 की उथल-पुथल द्वारा उसके नष्ट किए जाने तक जीवित रहा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 1940 की उथल-पुथल जो हुई थी, उसके द्वारा नष्ट किए जाने तक ही जीवित रहा। अब नंबर 2 हेडिंग है आपकी जर्मनी। जी हाँ, अब जर्मनी को हम हाईलाइट कर दें थोड़ा सा। ये देखिए, जर्मनी है आपका। अब जर्मनी देखेंगे, नंबर 2 हेडिंग। जर्मनी का ये सीन रहता है, ये वाला, ये देखिएगा। फ्रांस प्रसा युद्ध 1870 ईस्वी से 71 के फलस्वरूप जो कुछ होता है, आइए जानते हैं। 1870 से 71 के फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण का कार्य संपन्न हुआ। बिस्मार्क ने अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र का जन्म युद्ध भूमि में होता है। अब बिस्मार्क ने जो ये बात कह दी कि राष्ट्र का जन्म युद्ध भूमि में होता है, तो आइए देखते हैं आगे। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साय के राजमहल में प्रसा के राजा कैंसलर विलियम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया और बिस्मार्क जर्मनी का प्रथल चांसलर नियुक्त हुआ। इस समय संयुक्त जर्मनी यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। यूरोप का जो है जर्मनी जो है सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना है। और बिस्मार्क यूरोप का सबसे प्रभावशाली
राजनीतिज्ञ माना जाने लगा। अब जो बिस्मार्क था भैया, वो सबसे यूरोप का शक्तिशाली और राजनीति माना जाने लगा। उसने अगले 20 वर्षों तक यूरोपीय कूटनीति में अतुलनीय नायक की भूमिका अदा की। अब 20 वर्षों तक इसने अथक प्रयास किया, इसने कूटनीति और जो है कूटनीति हो गई और राजनीति हो गई, इन सब चीज़ों में। तो आइए तीसरी हेडिंग पे बात करते हैं हम। ये है इटली। इटली को देखते हैं। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा एरर आ रहा है जी। इटली नंबर 3 हेडिंग है आप लोगों की। फ्रांस और प्रसा के युद्ध ने इटली के एकीकरण के कार्य को भी पूरा किया। फ्रांस प्रसा युद्ध का लाभ उठाकर सम्राट विक्टर मैनुअल ने 20 सितंबर 1870 ईस्वी को रोम पर आक्रमण कर दिया। अब इन्होंने 20 सितंबर 1870 ईस्वी में रोम पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण का अधिकार भी कर लिया। जनमत संग्रह के पश्चात रोम को इटली में मिला लिया गया और उसे संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया जी। अब 2 जून 1870 ईस्वी को विक्टर मैनुअल ने रोम में प्रवेश करते समय घोषणा की, हम रोम आ पहुँचे हैं और यहीं रहेंगे। अब विक्टर ने घोषणा कर दी कि हम रोम आ गए हैं, अब यहीं रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। इटली की नवीन स्थिति ऐसी थी कि यूरोप के राज्य उसे महत्व देने लगे। 1815 ईस्वी के वियना कॉन्फ्रेंस में, जिसे भौगोलिक शब्द का मात्र कहा जाने लगा, वह एक स्वतंत्र देश बन गया। अब देखिए, भौगोलिक शब्द मात्र कहा गया इसको, लेकिन वह स्वतंत्र देश बन गया। अब हम चौथी हेडिंग पे आते हैं। चौथी हेडिंग आपकी है, हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा। इंग्लैंड में आइए देखते हैं क्या सीन है। 1868 ईस्वी में इंग्लैंड में आम चुनाव हुआ और उदारवादी दल का नेता एबर्ट ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री बना। उसका प्रथम शासनकाल जो 1868 से 1874 ईस्वी तक रहा। 1874 ईस्वी तक रहा, महान सफलता का समय था। उसने आंतरिक क्षेत्र में अनेक सुधार किए। विदेश नीति के क्षेत्र में शानदार पृथकता की नीति का पतन करते हुए इंग्लैंड ने किसी बड़े युद्ध में भाग नहीं लिया। धीरे धीरे इंग्लैंड औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार क्षेत्र में सबसे आगे हो गया। अब इंग्लैंड जो औपनिवेशिक था, आदान प्रदान एक दूसरे इंटरनेशनल देशों से औपनिवेशिक क्षेत्र में जो है बहुत ही आगे चला गया। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि 19वीं शताब्दी में आंतरिक शांति रही, जबकि अन्य देश किसी न किसी युद्ध में फंसे रहे। 1850 ईस्वी से 1870 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में भारी औद्योगिक प्रगति हुई। यही कारण है कि इस काल को ब्रिटिश उद्योगों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है जी। अब हम पांचवी हेडिंग देखेंगे। पांचवी हेडिंग में आता है आपका रूस। जी हाँ, देखिए रूस पे चलते हैं। पांचवी हेडिंग पे सन 1870 ईस्वी में रूस का सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय था। उसने अपने शासनकाल के प्रथम चरण 1855 से 65 ईस्वी में सुधारवादी और नीति अपनाई और न्याय व स्थानीय स्वशासन संबंधी सुधार लागू किए। किंतु शासनकाल के द्वितीय चरण 1865 ईस्वी से 81 ईस्वी में उसने प्रतिक्रियावादी नीति का अनुसरण किया और जनता के अधिकारों का दमन करता रहा। इसके फलस्वरूप रूस में शून्यवाद आंदोलन का जन्म हुआ। ये शून्यवादी रूस के बौद्धिक वर्ग के अतिव्यक्तिवादी लोग थे, जो प्रत्येक मानवीय संस्था एवं रीति को तर्क की कसौटी पर सके। केवल कुछ रूसी संस्थाएं ही
इस कसौटी पर कसी जा सकी थी। अतः शून्यवादियों ने राजतंत्र शासन का खंडन कर दिया। मतलब जो शून्यवादी के कुछ लोग थे वो इस शासन का जो है विखंडन कर दिया। 1870 ईस्वी के बाद यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया। इनसे जो है हिंसा भड़क गई, इसमें रूप धारण करने लगे और आंदोलनकारियों ने हिंसा का सहारा लेकर 1881 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी। 1881 में जार अलेक्जेंडर की द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। अब आइए देखते हैं 1870 ईस्वी में रूसी प्रयासों के फलस्वरूप तुर्की के सुल्तान ने बुल्गारिया ने चर्च को पृथक धर्माध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके पूर्व यह चर्च कुस्तुनिया के ग्रीक पैट्रिक के अधीन था। तुर्की के संबंध में इस समय रूस नीति द्वितीय उद्देश्यों से प्रेरित थी। प्रथम, तुर्की साम्राज्य में रहने वाला स्लाव जाति के ईसाइयों की रक्षा। द्वितीय, काले सागर में रूस के प्रभाव का पुनर्स्थापना हुई। अब आते हैं, वीडियो को बंद कर दें, यहीं तक रखते हैं आज और कल आगे बात करते हैं। तो हाय गाइज, आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपका सपोर्ट मिलता गया तो आगे भी वीडियो बनाता जाऊँगा ऐसे ही, ताकि, और इसको आप ध्यान से सुनिए, केवल ना कि जो है ज़्यादा समझने की कोशिश है, केवल ध्यान से सुनते जाइए बस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको अगले चैनल में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।